हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, ये फ्रिक्शन चीज़ कंसेप्ट आया कहाँ से, कैसे लोगों को लगा, साइंटिस्ट को लगा या रिसर्चर्स को लगा कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। देखिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। न्यूटन भाई साहब है ना, हमारे न्यूटन बाबा, उन्होंने एक लॉ दिया था कि किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो मूव नहीं करेगी। इसका और एक मतलब क्या होता है कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मूव करेगी। यही मतलब है ना, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिव। तो अगर नेट फोर्स मैंने लगाया तो मूव करनी चाहिए। अभी इस ब्लॉक पे क्या है, मास है लेकिन कोई फोर्स नहीं है तो ये मूव नहीं कर रही है। मान लो ये हमारे घर पे पड़ा हुआ टेबल है, उस टेबल पे जाके आपने लगाया कुछ फोर्स और बहुत हल्का सा फोर्स लगाया आपने, तो क्या वो मूव करती? नहीं ना। क्यों? नेट फोर्स तो दे दिया ना आपने, टेबल पे एक हल्का सा पुश आपने दिया तो मूव करनी चाहिए थी, बट वो नहीं करती। इसका मतलब क्या, अगर मूव नहीं की तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन क्या कह रही है? नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो तो नो मोशन। अब हमने उस टेबल पे जाके हल्का सा फोर्स लगाया तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं था, पर वो मूव नहीं की। तब मैंने ये सोचा कि अगर हमने एक छोटा सा फोर्स लगाया है और बॉडी यानी कि टेबल मूव नहीं किया, तो कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स और एक आ रहा होगा जो मेरे अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा होगा। इसका मतलब कि बॉडी में ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स है और यही फोर्स को नाम दिया फ्रिक्शन का। कि जब हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही, तो एक फोर्स है जिसने हमारे एक्सटर्नल फोर्स को नलीफाई किया, उसका इफेक्ट कैंसिल आउट किया, तो वो फोर्स था फ्रिक्शन फोर्स। इतना समझ में आया? डोंट वरी, इसको और एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ना, ये टेबल है मेरे सामने पड़ा हुआ, भारी है, मैंने उसको एक फोर्स दिया, मूव नहीं किया। मैंने और फोर्स दिया, वो मूव नहीं किया। इसका मतलब जब मैं फोर्स दे रहा हूँ, मान लो वो फोर्स है 1 न्यूटन, तो कुछ है ना 1 न्यूटन सामने से भी आया जिसने मेरे 1 न्यूटन को कैंसिल आउट किया। मैंने फोर्स दिया मान लो 2 न्यूटन, अभी भी टेबल मूव नहीं किया, मतलब अब 2 न्यूटन का फोर्स सामने से आया। फिर 3 न्यूटन मैंने अप्लाई किया, मूव नहीं किया। ऐसे करते करते मैं 10 न्यूटन पे पहुंचा और जैसे ही 10 न्यूटन से थोड़ा सा बढ़ाया, अब टेबल मूव करने लग गया। इसका मतलब जो फोर्स मेरे को अपोज कर रहा था उसका हमने नाम क्या दिया? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन फोर्स जब मैंने 1 लगाया तो 1 एक्ट कर रहा था, जब मैंने 2 न्यूटन लगाया तो 2 एक्ट कर रहा था। 10 पे वो 10 एक्ट कर रहा था, बट 10 के बाद बॉडी मूव करने लग गई। इसका मतलब मैं 11 पे पहुंच चुका हूँ, मेरा फोर्स अप्लाई 11 पे हो गया, बट अपोज जो कर रहा है वो अभी 11 पे नहीं है, तभी मेरा टेबल आगे मूव करने लगा। तो ये है फ्रिक्शन की कहानी, जहाँ पे हमें ये समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? मैंने 2 न्यूटन लगाया तो बॉडी नहीं चली, फ्रिक्शन कितना आया होगा? 2 न्यूटन। मैंने जब 10 न्यूटन लगाया तब भी बॉडी नहीं चली, तो फ्रिक्शन कितना आया? 10 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है फ्रिक्शन? सेल्फ एडजस्टिंग। अब यहाँ पे फ्रिक्शन वर्ड लिखना गलत हो जाएगा, मुझे एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो वर्ड होगा स्टैटिक। सर ये कहाँ से आ गया? बेटा देखो, फ्रिक्शन है ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? जब बॉडी रेस्ट पे है, स्टैटिक को स्टेशनरी वर्ड से रिलेट करो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक कंडीशन। तो तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव कर रही है, मोशन का दूसरा नाम है काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर है ना एक, काइनेटिक मतलब मोशन। तो जब मोशन में तो फ्रिक्शन का नाम क्या दिया गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से फ्रिक्शन हमारे दो टाइप के, इसमें से एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। अब इसका और एक चीज है, इसको डिनोट करते हैं एफ से और नीचे एक एस लिख देंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक होगा ना, चलो यहाँ लिख लेता हूँ दूसरा फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है? जब बॉडी मोशन में हो। तो इधर लिख देता हूँ एफ के। इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये डिस्कस करते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या? कि बॉडी का नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है mg, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ऊपर होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल mg के बराबर आ गया।
अब नॉर्मल mg के बराबर हर बार नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल mg के बराबर होता है। हम देखेंगे ऐसा एक क्वेश्चन जहाँ पे ये पता चलेगा। ओके, दूसरा चीज ये पता चला कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया ना तो एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट था म्यू एस। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? वही सेम फॉर्मूला म्यू के एन, इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर नॉर्मल ज्यादा तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा, अगर नॉर्मल ज्यादा तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा। दूसरा, ये म्यू की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर म्यू ज्यादा तो भी मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। अब सर ये म्यू क्या है? म्यू है ना सरफेस प्रॉपर्टी। क्या मतलब सर? कि अब है ना ये डस्टर और मेरा हाथ कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में है ना कुछ फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी म्यू से डिनोट की जाती है। अब यहाँ डस्टर के नीचे मैं मान लो ये रख देता हूँ, लेट्स से मैंने रख दिया मार्कर, तो मार्कर और डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अलग होगा। ये कैसे पता चलता है? दो सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज के कारण फ्रिक्शन बदलता है। अब दो सरफेस के बीच के इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, तो एवरी टाइम टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट उनका हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा मेंशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर तो दो सरफेस मेंशन होंगे ही होंगे, क्योंकि एक सरफेस का म्यू एग्जिस्ट नहीं करता, दो सरफेस का एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और एक बात कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ना, चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, ये एक है ना कांटेक्ट फोर्स है। क्या है ये? कांटेक्ट फोर्स। देखो एक कांटेक्ट फोर्स हम सब जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरीके से फ्रिक्शन भी कैसा है? कांटेक्ट फोर्स। कहने का मतलब ये डस्टर मेरे हाथ के कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन लगेगा, मैं जब इसको आगे ले जा रहा हूँ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अगर हवा में है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। देखिए, एज पर दिस डायग्राम वी आर श्योर कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस मोशन। कि जब मेरा बॉडी यहाँ जाने की ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे द परफेक्ट वर्ड वुड बी फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। कि ये ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये डायग्राम से है ना बच्चों के मन में हर बार एक चीज बैठ जाती है कि सर जिधर फोर्स लग रहा है ना उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन। ये गलत है। मोशन के ऑपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। क्या मतलब सर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो फोर्स इस बॉडी पे इस तरफ लग रहा है और मैं कह रहा हूँ कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस तरफ है और इस तरफ फोर्स लग रहा है ऑपोजिट, तो ये फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऑपोजिट होगा। अरे पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऑपोजिट होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग। क्यों रिटार्डिंग? हमारी इनिशियल वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। तो एक समय आएगा कि ये ब्लॉक है ना आगे जाके कहीं पे रुक जाएगा। अब इसमें होगा क्या? देखो, यू से ब्लॉक यूं आ रहा है, एक है ना फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक आगे ही जाएगा पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, 9 8 7 6, यहाँ पे जाके कहीं पे ब्लॉक रुक जाएगा, यहाँ पे जाके कहीं ब्लॉक रुक जाएगा। अज्यूम करते हैं यहीं पे रुक गया। अभी भी अगर मैं फोर्स को लगाए रखूंगा तो ब्लॉक यूं आना स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये ध्यान देना, यहाँ फोर्स था सर तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट, ये गलत है। अगर फोर्स यहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी को देखो इस तरफ है, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट मेरा फ्रिक्शन किस तरफ होगा, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी यूं जा रही है ना तो फ्रिक्शन ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स और फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में आ गए। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, खुद को सेल्फ एडजस्ट करता है कि अगर सर आपका फोर्स 2 न्यूटन तो टेबल पे नीचे फोर्स क्या आ रहा था? फ्रिक्शन 2। आपने जब 10 लगाया तो टेबल पे नीचे क्या आ रहा था सर? 10 न्यूटन आ रहा था। वेरी गुड। फिर सर उसके बाद ये सीखा कि बॉडी के मोशन को फ्रिक्शन अपोज करेगा, ना कि फोर्स को। सर फोर्स हम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? जो भी क्वेश्चन में कंडीशन है उसमें बॉडी कहाँ मूव कर रही है। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट। जैसे इस केस में बॉडी यूं मूव कर रही है, भले यहाँ फोर्स लग रहा है वो स्पीड को घटाएगा पर बॉडी तो यहाँ मूव कर रही है, तो उस समय फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उस मोशन के ऑपोजिट। इतना समझ आया? वेरी गुड।
अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा एक काइनेटिक के बारे में कि सर ये तो बात हो गई जब बॉडी रेस्ट पे तब क्या हो रहा होगा। अब जब बॉडी मोशन पे तब क्या होगा, तो समझते हैं। मोशन पे जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। रेस्ट पे जब फ्रिक्शन लगता है उसका नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा आज एक काम करना, घर पे है ना कोई भी भारी टेबल हो, सोफा हो, उसको ना मूव करने की ट्राई करना। ऑब्वियसली जो आप मूव कर सकते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड करना। शुरुआत में जब आप फोर्स लगाओगे ना तो मूव नहीं कर रहा, आपने फोर्स बढ़ाया वो मूव नहीं कर रहा। जब वो मूव करने लग गया ना तो क्या होगा, इनिशियली आपको थोड़ा सा वो फोर्स लगाना पड़ रहा है, बाद में वो इजीली मूव करने लग जाए। फिर से रिपीट करता हूँ, आप फोर्स लगाए नहीं मूव किया, फिर फोर्स लगाए अब वो मूव करना स्टार्ट किया। अब वो जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना उसके बाद थोड़ा ईजी होगा आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मैं टेबल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू 10 तक पहुंच रही है, ये हमने एग्जांपल लिया कि सर का फोर्स 10 तो स्टैटिक फ्रिक्शन का 10। पर जब सर ने 11 कर दिया फोर्स तो बॉडी मूव करेगी, पर उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो 10 नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 9। देखो ये है मेरा टेबल, मैंने फोर्स लगाया 10, तो फ्रिक्शन उस समय कितना है, 10। अब इस वैल्यू को हमने कहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही लग सकता है मैक्सिमम, तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ एस मैक्स। अब मान लो कि मैंने हमारे फोर्स को बढ़ा के कर दिया 11, तो बॉडी मूव करेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं जा सकता। तो जब बॉडी मूव करेगी तो तब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और उसकी वैल्यू 10 नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ के कुछ कम होगी। क्या सीखने को मिला कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे मुझे वर्ड लिखना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, मान लो मैं 1 का फोर्स लगा रहा हूँ, तो 1 के फोर्स में स्टैटिक तो 1 ही रहेगा ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब मैं 1 का फोर्स लगा रहा हूँ तो स्टैटिक कैसा होगा 1, तो तब काइनेटिक से कम ही हुआ ना वो। लेकिन स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक से हमेशा ज़्यादा होगी। तो अब हुआ क्या, जब मैं 11 का फोर्स लगा रहा था तो काइनेटिक घट गया, तो मुझे इजी हो गया स्टार्ट करना, मोशन डिफिकल्ट बाद में आसान। तो ये है थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन घट जाता है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन घट जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहती है 10, तो काइनेटिक कुछ कम होगा। इसलिए मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है और उसे कंटिन्यू करना आसान है। मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है, कंटिन्यू करना आसान है। ऐसा देखा होगा, एक बड़ा सा ब्लॉक के मान लो मैं खींच रहा हूँ, तो शुरुआत में खींच रहा हूँ ना तो दिक्कत हो रही है, जैसे ही खींच लिया ना फिर मूव करना उसको आसान होता है। इतना समझ आया। अच्छा अब एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर आए कि सर एग्जाम्पल में कैसे डील करेंगे, कब स्टैटिक लगेगा कब काइनेटिक लगेगा कैसे डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझते हैं कि कब हमारा कंक्लूजन क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा, सेल्फ एडजस्टिंग। काइनेटिक कैसा, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सर उससे कम होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट उसको क्रॉस नहीं करता तो बॉडी मूव नहीं करेगी। कहने का मतलब सर ये टेबल और फ्लोर के बीच में मैक्सिमम 10 का फ्रिक्शन आ सकता है। आपने 5 लगाया तो उस समय 5 होगा, आपने 10 लगाया उस समय 10 होगा। अब आप 11 करेंगे तो वहाँ पे 10 ही रहेगा, तो एक मैक्सिमम वैल्यू उसकी है, उससे पहले तक बॉडी मूव नहीं करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से पहले बॉडी मूव नहीं करेगी, उसके बाद ही बॉडी मूव करेगी। इसका क्या मतलब निकलता है कि सर अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो, किसके ज़्यादा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो, तो मेरी बॉडी मोशन में होगी। पर अगर मेरा अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से लेस है तो बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर बॉडी एट रेस्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड। एक सेकंड रुको, एग्जाम्पल करेंगे समझेंगे इसको अच्छे से। और इस केस में हमको फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा एफ के बराबर।
फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी मिल जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगाया वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। टेबल और सरफेस के बीच में 10 मैक्सिमम, सर ने लगाया 11, 11 ज़्यादा है 10 से, तो बॉडी मूव करेगी। इधर क्या हो रहा है, टेबल और सर फ्लोर के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 का, सर ने कम लगाया, बॉडी मूव नहीं करेगी। और सर ने जब कम लगाया 9, तो फ्रिक्शन अपने आप को 9 पे ही रखेगा। अगर सर 9 का फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन अपने आप को 10 कर दे, तो मैं 9 लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन 10, तो बॉडी यहाँ चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है, मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी अपने आप पीछे थोड़ी आता है। तो अगर मैं 9 का लगा रहा हूँ तो अपोज भी कितना कर रहा होगा, 9 का ही कर रहा होगा। मैं 5 का लगा रहा हूँ तो अपोज भी कितना कर रहा होगा, 5 का। तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। मैं बार बार रिपीट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक ब्लॉक है 2 kg का, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेट से 3 न्यूटन। इसके म्यू की वैल्यू, अब देखो म्यू किसके होगा, ब्लॉक का कि सरफेस का? सर दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.2। तो अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, विल बॉडी मूव। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी एफ। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि फ्रिक्शन की ताकत कितनी है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। देखो ये एफ एस मैक्स है ना, कभी कभार इसको नाम देते हैं एफ लिमिटिंग। ये क्या किया नामकरण, कि मेरा नाम लविश है, तो आज से जो ना फिजिक्स सर बुलाएंगे इनको, तो नाम खाली दे दिया, ठीक है, तो नाम खाली चेंज किया, बाकी मीनिंग नहीं बदला। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का ही नाम क्या है, एफ लिमिटिंग। लिखते कैसे, एफ एल आई एम, ठीक है। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे कि सर एफ एस मैक्स कितना होगा। एफ एस मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस तो क्वेश्चन में दिया 0.2। अभी एन कैसे होगा, सर ये बॉडी का एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, बॉडी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन नहीं कर रहा, तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो नॉर्मल किसके बराबर, एम जी के बराबर। अच्छा और एक चीज, जी 10 ले लेते हैं। अच्छा ये देख के बच्चे बड़े खुश होते हैं, जी 10 ले लिया मस्त है, 9.8 में थोड़ा दिक्कत होता है। जनरली हम टीचर्स क्या करते हैं, जी 10 ले लेते हैं क्योंकि हम कैलकुलेट करें हमें आसानी है। बच्चों को एग्जाम 9.8 ही देते हैं कि तुम लोग करो भाई, तो हमें कैलकुलेशन करने की सख्त जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू मास हुआ 2, ये भी हुआ 10। देखो 2 इंटू 10 20, उसका 0.2, तो 4 न्यूटन आंसर आएगा। अब ये 4 न्यूटन क्या है सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी। ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को यहाँ तक पहुँचा सकता है, पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा वो डिपेंड करता है मैं बाहर से क्या करूँ। तो अब इधर देखो फ्रिक्शन 4 न्यूटन मैक्सिमम पहुँच सकता है, लेकिन मैंने लगाया 3 न्यूटन, तो अगर मैं इसको एक्सीड नहीं कर रहा हूँ तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सिंस एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो हम कहाँ पे बैठे, कंडीशन नंबर 2 पे। तो क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट। तो मुझे क्या मिलेगा सर, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी एफ अप्लाइड के बराबर। इसका मतलब मैंने अप्लाई किया 3, तो फ्रिक्शन भी कैसा होगा, कहाँ लगता है फ्रिक्शन, सर पीछे की तरफ। तो एफ इज इक्वल टू मेरा आ गया 3 न्यूटन। समझ आया। चलो अब यहीं पे अगर मैं एफ अप्लाइड की वैल्यू को बदल दूं, इसी क्वेश्चन में मैं अगर एफ अप्लाइड की वैल्यू को 5 न्यूटन कर दूं, तो हमें क्या पता चलेगा कि सर अब हमारा फोर्स 5 न्यूटन 4 से ज़्यादा है। अप्लाइड फोर्स इज मोर देन, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तब क्या होगा, बॉडी मूव करेगी। सर बॉडी मूव्स, इस केस में क्या होगा, सर जब भी बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे कोई पूछता है फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तो हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू एफ के। फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू के एन। बस तो उस समय क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू दे देंगे, मान लो 0.1 दे दी, तो वो रख के आंसर आ जाएगा। अच्छा नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सर ये सब तो देख के समझ में आ गया,
बट स्टिल हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है। तो मैं जनरली है ना ये कंसेप्ट को समझाने के लिए एक नई एनालॉजी यूज करता हूँ, विच इज बकेट एनालॉजी, वाटर एंड बकेट एनालॉजी। देखते हैं वो क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं। चलो मान लो कि आपके घर पे एक बकेट है जो 20 लीटर की है। बकेट देखी होगी ना, नहाने के लिए यूज करते हैं। अगर आप नहाते हो, ठंडियाँ चल रही हैं, बहुत स्टूडेंट्स लापसी मार देना नहाने, कोई बात नहीं, चलो मजाक अलग से। एक बकेट है मेरे पास, वो बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर्स। ये क्या है? बकेट की कैपेसिटी। इसका मतलब इतना पानी बकेट स्टोर कर सकती है। फाइन। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको आप रिलेट करो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कि टेबल और सरफेस के बीच में, चलो 10-20 की जगह 10 लीटर लेते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। टेबल और सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है? 10 न्यूटन। बाल्टी मैक्सिमम पानी कितना रख सकती है? 10 लीटर। अब मान लो मैंने पानी भरा 5 लीटर, 5 लीटर वाटर फिल्ड। इसको रिलेट करो कि मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 लीटर पानी फिल किया हूँ तो क्या ये बकेट ओवरफ्लो करेगी? सर नहीं करेगी। अगर ओवरफ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 है, बकेट में पानी भरा 5, तो अभी और भी फोर्स सहन कर सकता है, और भी पानी इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई किया 5 न्यूटन, सर अभी 10 तक सहन कर सकता है, रेस्ट पे रहेगा। अब मान लो मैं पूछूं कि जब मैंने इस पे 5 लीटर्स का पानी भरा हुआ है तो क्या ओवरफ्लो हो रहा है? तो आप बोलोगे नो ओवरफ्लो। इधर क्या बोलोगे? नो मोशन। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, चलो ओवरफ्लो नहीं हो रहा आपने बता दिया, मोशन नहीं हो रहा आपने बता दिया, और उस समय फ्रिक्शन कितना है? उस समय पानी कितना है? बकेट 10 लीटर की, ओवरफ्लो नहीं हो रहा, पानी कितना है? तो आप बोलोगे पानी 5 लीटर है। इधर बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन है। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जब बकेट ओवरफ्लो नहीं कर रही है, तो पानी अंदर का फ्रिक्शन के बराबर। पानी कितना? 5 लीटर। यहाँ पे फोर्स कितना लगाया है? 5। तो फ्रिक्शन भी कितना? 5। इसका मतलब क्या कि पहले हम डिसाइड करेंगे ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, फिर पूछते हैं कि पानी कितना है। पहले हमने डिसाइड किया मोशन हो रहा है कि नहीं, फिर पूछ रहे हैं फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो रहा, जितना मैंने भरा उतना पानी मिला। यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा, जितना मैंने अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन मिला। जितना मैंने भरा उतना पानी मिला, जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन मिला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेम बकेट में अब मैंने पानी रख दिया, भरे जा रहा हूँ, और मेरा टारगेट है 15 लीटर तक पहुँचना। इस केस में मेरे पास टेबल और सरफेस के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया 15 का, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया 15 का। पानी कितना भरना चाह रहा हूँ? 15 लीटर। तो बात बताओ, जब बकेट 10 लीटर सहन कर सकती है, 10 लीटर में जमा कर सकती है बकेट, और मैंने 15 का पानी दे दिया, तो क्या होने वाला है? सर ऑब्वियस सी बात है, ओवरफ्लो होगा। क्या हो जाएगा? सर ओवरफ्लो होगा। सिमिलरली सर, यहाँ पे फ्रिक्शन सहन कर सकता है 10, हमने दे दिया 15, तो क्या होगा? मोशन होगा, मोशन होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? कैसे डिसाइड करते हैं मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बकेट एनालॉजी आप समझ सकते हो। अच्छा, कई बार है ना ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? इसका मतलब जब मैंने बकेट में पानी 10 लीटर से कम भरा हुआ है, बॉडी रेस्ट पे है, बकेट में पानी 10 लीटर से कम भरा हुआ है, तो बकेट कितना मैक्सिमम सहन कर सकती है? सर 10 लीटर क्या को सवाल पूछ रहे हो? सिमिलरली जब मैं बॉडी पे टेबल और सरफेस के बीच में 5 का फोर्स लगा रहा हूँ, तब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? कैपेसिटी कितनी है फ्रिक्शन की? 10। उस समय कितना आता है सर? 5 के बराबर। नेट फोर्स 0 करने। चलो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक अलग एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे बॉडी, अब हमारा फोर्स है ना थोड़ा इंक्लाइन कर देंगे। अब इंक्लाइन फोर्स का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं कि आमतौर पे ना बच्चों को ऐसा रहता है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सर mg के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल फोर्स 90% या 95% कह लो
mg के बराबर होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जेई में तो खास करके आने ही है जहाँ पे एक ऐसा फोर्स दे देंगे तो नॉर्मल को बदलेगा। देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल। तो इंक्लाइन फोर्स के कारण नॉर्मल रिएक्शन बदल जाता है। देखते हैं कैसा होता है। शायद आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा ना कि एक ट्रॉली को या एक बैग को पुश करना चाहिए कि पुल करना चाहिए, तो वहाँ पे पुश और पुल में पुल जीत जाता है, पुल करना आसान, पुश करने से थोड़ा दिक्कत है। तो वो क्यों ऐसा होता है? वो नॉर्मल को बदल देता है ना। पुश करने से नॉर्मल बढ़ जाता है और पुल करने से नॉर्मल घट जाता है। नॉर्मल घट गया तो फ्रिक्शन घट गया। देखते हैं ऐसा एक एग्जाम्पल। ओके, एक ब्लॉक है 2 kg का। ये 2 kg के ब्लॉक पे इंक्लाइन फोर्स लग रहा है √2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इधर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.3 और काइनेटिक की भी वैल्यू क्या है 0.3। अब देखो, मैं ही वो इंसान जिसने आपको ये कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक से, काइनेटिक कम होता है स्टैटिक से, ऐसा मैंने आपको कहा। लेकिन इस सम में आपको थोड़ा इजी पड़े ना, इसलिए ऐसा सेम दे दिया। सम को एक लेवल अप करना होगा ना, तो ये वैल्यू को डिफरेंस कर देंगे। अभी जस्ट बेसिक चल रहा है तो हम वैल्यू सेम लेके चल रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछा होगा, वही मूव हो रहा है कि नहीं, यस और नो। दूसरा, मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तब कितना है, ये कंक्लूड करो, उसका फ्रिक्शन के बारे में बताओ। देखो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है बकेट की कैपेसिटी, कि कितना पानी बकेट में भर सकते हैं, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब वो कैसे आता है सर? सर वो आता है एफ एस मैक्स। फॉर्मूला क्या होता है सर? म्यू एस इंटू एन। सर म्यू एस पता है, आप एन निकाल दो, काम हो जाएगा। ठीक है, एन निकालते हैं। सर एन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने ब्लॉक लिया 2 kg का, ये 5√2 का, इस तरफ कंपोनेंट cos 45, cos 45 1/√2 होता है, तो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। 5√2 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट sin 45, क्या हो जाएगा अगेन 5 न्यूटन। तो इस तरफ 5 न्यूटन और ऊपर भी 5 न्यूटन। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे 5 न्यूटन और यहाँ पे भी 5 न्यूटन। ये क्या किया, इसके खाली दो कंपोनेंट किए, इस तरफ 5√2 cos 45, जिस तरफ एंगल बन रहा है वहाँ cos कंपोनेंट, और उस तरफ sin 45। क्लियर? चलो बढ़िया। दूसरा क्या होगा सर, इस ब्लॉक का mg भी तो है। हाँ जी बेटा है, कितना 20, 2 × 10। जी क्या ले लेंगे वापस से, जब टीचर सॉल्व करे तो 10 लेंगे, आसान पड़े हमको। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पीछे की तरफ क्या होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी मोशन पे होगी तो फिर काइनेटिक लगेगा, और रेस्ट पे होगी तो स्टैटिक लगेगा। पर पीछे की तरफ क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और एक चीज़ रह गया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसके लिए? सर नॉर्मल लगाने के लिए, नॉर्मल निकालना है सर, तो नॉर्मल फोर्स तो बनाया है, नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। देखो, अभी बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो वो अलग कहानी है, इतना हम श्योर है कि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन नहीं करती, वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्यों? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। अपवर्ड फोर्स कितना है सर? एन ऊपर है, 5 ऊपर है। डाउनवर्ड कितना है सर? 20 नीचे। तो एन क्या आ जाएगा? तो बड़े आसानी से 15। चलो बढ़िया, एन 15 आ गया। अब क्या करना है सर? एफ एस मैक्स के लिए मेहनत कर रहे थे, निकाल लो। ठीक है सर, एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 15, कितना आ जाएगा ये 4.5। तो ये क्या है, जैसे बकेट का कैपेसिटी था 10 लीटर्स की बकेट, वैसे ये है इधर अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 4.5। अगर इससे ज़्यादा बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर से ज़्यादा पानी भर दिया तो ओवरफ्लो करेगा। बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर से कम पानी भरा है तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। इससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो मोशन में आएगा, इससे कम लगाए तो मोशन में नहीं आएगा। और देखिए कि हमारा एफ अप्लाइड कितना है। देखो, आप बोलोगे सर एफ अप्लाइड 5√2 है, बेटा वो एफ 5√2 एक इंक्लाइन फोर्स है। वी हैव टू थिंक अबाउट फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है। तो 5√2 का ये कंपोनेंट जो मोशन को कॉज कर रहा है, तो मोशन को कॉज करने वाला क्या है
ओनली 5 न्यूटन। एफ अप्लाइड क्या हो गया हमारा 5 न्यूटन। दिस फोर्स इज कॉजिंग मोशन। अच्छा तो सर इसने क्या किया वर्टिकल में, वर्टिकल कंपोनेंट ने नॉर्मल को घटा दिया। आप ये समझो एक डस्टर मेरे हाथ में पड़ा है तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। अब मैं ही डस्टर को हल्का सा है ना ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा हूँ, उठा रहा हूँ, तो मेरे हाथ पे वजन कम आएगा ना। अरे यार 10 किलो मेरे हाथ पे डंबल, 10 किलो का वजन आ रहा है, हाथ मेरा नीचे जा रहा है बार बार। सपोर्टर आ गया, जिम में होते हैं ना सपोर्टर्स, उसने ना हल्का सा मुझे सपोर्ट दिया, तो वो कुछ 2-3 किलो खुद उठा रहा है, तो मुझे हाथ में कम फील होगा, तो नॉर्मल कट जाएगा। सिमिलरली ब्लॉक में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, डंबल में ऊपर की तरफ सपोर्टर लगा रहा है, तो मुझे हाथ में कम फील होगा, सिमिलरली नॉर्मल कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में नॉर्मल एनर्जी के बराबर नहीं होता, कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स अप्लाइड हम देखिए क्या ज़्यादा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम से। हाँ सर, तो बाल्टी 10 लीटर की, पानी 15, मोशन होगा, ओवरफ्लो होगा। सिमिलरली फ्रिक्शन की कैपेसिटी 4.5 और हमने लगाया 5, तो मोशन होगा। तो पहले का क्या है मोशन, यस मोशन होगा, यस होगा। फिर क्या होता है अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल के बताओ। वेन एवर देयर इज मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर। सर ये तो बहुत आसान है, मोशन है ना तो काइनेटिक, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर, काइनेटिक के बराबर। तो लिख दो सर फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। अब बेटा अगर म्यू के अलग दिया होता तो वो वहां पे यूज करते, यहाँ पे अलग नहीं दिया है, सेम ही दिया है, तो सेम वैल्यू यूज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 0.3 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना आया था हमारे पास 15, तो क्या आ गया 4.5 न्यूटन। तो यहाँ पे अब ऐसा लग रहा होगा सर आपने कहा था काइनेटिक कम होता है कम, बस यहाँ पे वैल्यू ऐसी 0.3 दे दी है, इसी को मैं 0.2 कर दूँ तो काइनेटिक उस समय क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के डैश एन। कितना कर देते हैं म्यू के डैश को लिख लेते हैं, म्यू के डैश क्या हो गया 0.2, क्या फर्क पड़ जाएगा सर यहाँ 0.2 लिखो 15 तो 3 न्यूटन, तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन डैश कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। समझ आया, स्टैटिक के बराबर काइनेटिक इधर इसलिए आया क्योंकि सेम था, अगर अलग दिया होगा तो आंसर अलग आएगा। और काइनेटिक हमेशा कम होता है, काइनेटिक हमेशा कम होता है, ये फिक्स है।